So hello everyone, welcome to the Polity series, Polity most important question series। और बेसिकली ये जो सीरीज़ है इसमें हम लोग पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं यूपीएससी के रेलेवेंट, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग कवर करेंगे हर एक एस्पेक्ट जो एक यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है। इनफैक्ट कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स का जो बैलेंस्ड अप्रोच है वो इस एमसीक्यू सेशंस के द्वारा जो है हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि दिस सीरीज विल बी कवर्ड, एक तो वेडनेसडे को आएगी और एक संडे को आएगी। ठीक है, तो मैंने पहले तो संडे डिसाइड किया था, पर संडे जो है वो सिर्फ संडे लेने से हमारा पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा। वी विल हैव दो सेशंस होगा हमारा, और वेडनेसडे और संडे को। तो जो बच्चे लाइव कर रहे हैं मैं चाहता हूँ कि वो लाइव करें, और जो रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग देख ले, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग जो है सेशन को लाइव करें, क्योंकि लाइव में जो है मैं बेसिकली इंटरेक्ट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मैं जब ये वीडियो डालूंगा तो एडिटेड रहता है, तो उस केस में जो है आप उस कन्वर्सेशन को नहीं देख सकते, वो मैं ऑलरेडी रिमूव कर देता हूँ। बट जो लाइव सेशंस है, जो बच्चे लाइव जुड़ते हैं तो उनके साथ जो है वो 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है, तो उसमें एक एडवांटेज उन्हें मिलता है। सो दैट्स वाई आई रिकमेंड ऑल स्टूडेंट्स टू बी लाइव इन दिस सेशन। तो पॉलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज 2 में हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो है वो ये है, विथ रेफरेंस टू कंस्टिट्यूएंट असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो मैं आपको रूल्स ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं जो है वो बेसिकली क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं 1 मिनट का समय दूंगा सोचने का, और वो 1 मिनट के समय में आपको जो है वो स्टेटमेंट्स या फिर आंसर्स को पढ़ के ऑप्शंस को चूज करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है मेंबर दिया हुआ है एक साइड में, और राइट हैंड साइड में पोजीशन दी हुई है। तो के मुंशी टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, और बी.आर. अम्बेडकर जो है वो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है? तो आप लोगों का समय स्टार्ट होता है, आप लोग जो है आंसर कीजिए इसका। तो आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो के मुंशी जो है वो टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली है। दिस पेयर इज एक्चुअली रॉन्ग। हुआ क्या था कि कैबिनेट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। कैबिनेट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, पहली मीटिंग हुई थी। मुस्लिम लीग ने ऑलरेडी ये मीटिंग्स को बॉयकॉट किया हुआ था, तो ये चीज़ हमें पता है। तो टोटल जो है मुस्लिम लीग को हटाकर टोटल जो है 211 मेंबर जो है इस असेंबली में थे। एक्चुअली में तो 289 मेंबर्स थे, बट सिंस मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया तो 211 मेंबर्स ने जो है इस मीटिंग में शामिल हुए थे। और टेम्पररी प्रेसिडेंट के लिए जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा जो है, जो कि एक बेसिकली एक ट्रेंड है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि ओल्डेस्ट जो भी असेंबली में जो ओल्डेस्ट पर्सन होता है उसे जो है टेम्पररी प्रेसिडेंट के तौर पर जो है वो चुना जाता है। तो सॉरी, फ्रेंच प्रैक्टिस में, नॉट ब्रिटिश, फ्रेंच प्रैक्टिस में ये जो है। तो टेम्पररी प्रेसिडेंट के मुंशी को नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट किया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर को जो है वो बाद में जाकर प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली जो है वो राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया। सो यस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली बनाए गए थे। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट पेयर 3, बी.आर. अम्बेडकर एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो यस, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज में से एक है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का अगर मैं कभी सेशन लाऊंगा तो उसमें मैं आपको सारी की सारी चीजें बताऊंगा कि ड्राफ्टिंग कमिटीज में और ड्राफ्टिंग कमिटीज के अलावा कौन कौन सी कमिटीज थी और उन कमिटीज के इंपॉर्टेंट मेंबर्स क्या थे। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आता है एग्जाम्स में। ठीक है, बट हमारे पास अभी फिलहाल समय कम है, तो इसीलिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी हुआ करता था, और ये कमेटी अब मान के चलिए कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी जो है वो हुआ करती थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, अगस्त 1947 में इस कमेटी को जो है वो फॉर्म किया गया था, और अगस्त 1940 में ये कमेटी का जो चेयरमैन है उन्हें किनको बनाया गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर के अलावा जो है इसमें टोटल जो है वो 7 मेंबर्स थे। अलावा नहीं, उनको शामिल करके, बी.आर. अम्बेडकर को शामिल करके इस कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एन गोपालस्वामी अयंगर। ठीक है, एन गोपालस्वामी अयंगर, इसे एन.जी. अयंगर भी कहा जाता है, तो आपको उतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। अयंगर अगर कहीं भी रहा तो वो हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसके अलावा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, इसके अलावा के एम मुंशी। तो के एम मुंशी जो है ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, ना कि
प्रेसिडेंट, टेम्पररी प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके अलावा एक है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है। इसके अलावा एन माधव राव, एक्चुअली एन माधव राव जो है वो असेंबली में थे, पर हुआ क्या था कि एक बीएल मित्तर करके पहले असेंबली में थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। उन बीएल मित्तर की तबीयत जो है वो खराब हो गई थी, तो बीएल मित्तर को हटाकर जो है ये एन माधव राव को जो है वो शामिल किया गया था। एंड लास्ट इज टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है, टीटी कृष्णमाचारी। तो इनको भी बेसिकली खैतान की जगह डीपी खैतान जो है 1948 में डीपी खैतान की मौत हो गई थी, और 1948 में जब उनकी मौत हुई तो ये इनको जो है वो कृष्णमाचारी को जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया। तो पहले से ये दोनों नहीं थे स्टार्टिंग से, बाद में जाकर इनको जो है वो ऐड किया गया ड्यू टू सम रीजंस। तो यस, ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज आल्सो करेक्ट। तो पेयर कौन सा सही होगा? 2 and 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो आप लोग जो भी आपके सही आंसर्स हैं, आप जो है वैसे पेन और पेपर लेकर जो बैठे, और पेन और पेपर में आप जो है वो आंसर्स को लिखते चले, और जैसे ही मैं आंसर बताऊं आप उसे मैच कीजिए, ठीक है। और लास्ट में जो है वो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं देख सकूं कि आपने कितना स्कोर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग द इनैक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज जनवरी 26, 1950। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। तो आपने उम्मीद है कर लिया होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। यस, दिस इज 110% करेक्ट। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। सो यस, दिस इज करेक्ट। एक्चुअली 14 नवंबर 1949 को जो है वो थर्ड रीडिंग हुई थी। फर्स्ट रीडिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी, सेकंड रीडिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी, और थर्ड रीडिंग जो है वो 14 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो चुकी थी। ये 14 नवंबर 1949 को जब थर्ड रीडिंग कंप्लीट हुई, तो थर्ड रीडिंग कंप्लीट होने के बाद जो है बेसिकली बी आर अम्बेडकर ने जो है एक मोशन वहां पर जो है वो ये मोशन कंटिन्यू किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अब हमेशा अब के लिए जो है असेंबली में जो है वो अब पास हो चुका है, ठीक है। तो मोशन जो है वो कब पास किया गया? इस डेट को। तो इसलिए इस डेट को बेसिकली इनैक्टेड एंड अडॉप्टेड का डेट जो है वो कहा जाता है। इनैक्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। लेकिन कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि उस दिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ था। दैट इज कॉल्ड इन फोर्स, केम इनटू फोर्स, ठीक है, केम इनटू फोर्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कमेंसमेंट कब हुआ था, फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950। तो यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 यहाँ पे छूट गया है, 1 2, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं ऑलरेडी, आप लोगों को पता होगा। 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, सो दैट्स वाई। अच्छा, नॉट करेक्ट पूछा है, अगर नॉट करेक्ट पूछा है तो डी आंसर होगा, ठीक है। नाउ थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कंसिडर्ड आर करेक्ट रिगार्डिंग द राइट टू इक्वालिटी? राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आर्टिकल 15 says that state shall not deny any person equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India. The second statement, the state cannot discriminate against any citizen on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. Third, state can make any special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes. And fourth, Article 16 prohibits state from discriminating citizens for any employment or office under the state on grounds of only religion, race, caste, sex or place of birth. पढ़िए statements को फिर से and then we will answer it. तो आई होप आपने इस स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? आर्टिकल 15 सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या ये आर्टिकल 14 कहता है? बिल्कुल नहीं। ये आर्टिकल 15 कहता है? बिल्कुल नहीं। ये आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 14 ये बात कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये आर्टिकल 15 जो है वो नहीं कहता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन 2 है वो एलिमिनेट हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट 2 and 3, 2 and 4, तो ऑब्वियसली यहाँ पर दोनों में 2 है, तो 2 तो सही होगा। तो स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15,
रिमेंबर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो आर्टिकल 2 जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 3 क्या, स्टेटमेंट 3 क्या कहता है, स्टेट कैन मेक एनी प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सो यस, स्टेट जो है वो कोई भी प्रोविजन जो है वो बना सकती है फॉर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस। ये स्टेटमेंट भी जो है वो 110% जो है वो सही है, ठीक है। प्राइवेट एजुकेशन से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड या फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। सो ऑब्वियसली आंसर तो हमें पता चल ही गया है, लेकिन फिर भी 16 पढ़ लेते हैं। प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग सिटीजन्स फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली, ये बकवास है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किस मैटर में, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो किस मैटर में, एम्प्लॉयमेंट के मैटर में, एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट में इक्वालिटी, सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिले, ठीक है। तो दैट इज आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 ये नहीं कहता है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट। Next question. With reference to Government of India Act 1919, consider the following statements. Read these statements and then answer the following. So first statement is it demarcated and separated the central and provincial subjects. Yes, 110%. Provincial subjects को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड, ठीक है। तो ये तो हमने देख ही लिया था कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है ये किसके पास रहेंगे, ये गवर्नर के पास रहेंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं वो गवर्नर और इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रहेंगे। तो बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या गवर्नर एंड मिनिस्टर्स हैं उनके पास जो है जो उनके पास ये टेम्पोररी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स रहेंगे, और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं वो गवर्नर और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास जो है वो रहेगा, ठीक है। तो ये तो 100% सही है। डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, यस 100% करेक्ट, ये दोनों सही है। दोनों जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का पार्ट है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द, ये तो बिल्कुल बकवास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है वो के थ्रू जो है वो बनाया गया था। तो ये बिल्कुल ही ज्यादा बकवास है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ऑब्वियसली 1 and 2 स्टेटमेंट से तो ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको बताना है कौन सा बेस्ट डेफिनेशन है, चारों बेस्ट है लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए सबसे बेस्ट क्या है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिसेंट्रलाइज्ड अमंग मल्टीपल रिलीजियस अथॉरिटीज, रीजनल अथॉरिटीज, ठीक है। देखते हैं, गवर्नमेंट वेयर पावर इज सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड तो नहीं होगा, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ही होगा। सेंट्रलाइज इन सिंगल नेशनल अथॉरिटी, ठीक है, सही लग रहा है। देखते हैं आगे, गवर्नमेंट वेयर पावर इज शेयर्ड इक्वली शेयर्ड तो नहीं होता है, नेशनल लोकल अथॉरिटीज वो तो फेडरल फीचर हो गया। गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मल्टीपल नेशनल अथॉरिटीज, ये भी नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि सारे ऑप्शंस में कुछ घुमा के देंगे, लेकिन ये तो बहुत ईजी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। होता क्या है यूपीएससी में कि बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन इस तरह से सेट किए जाते हैं कि आपको चारों ऑप्शंस जो है वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड सही लगेगा, लेकिन आपको मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन जो है उसमें चूज करना रहता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो तीनों जो है फेडरल फीचर दिया हुआ है, तो यूनिटरी फीचर तो ऑप्शन बी है बस। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फेडरल सिस्टम में क्या क्या आती हैं, तो ये भी इजी क्वेश्चन है ना। तो आप स्टेटमेंट पढ़िए। The federal system was adopted due to large geographical size and socio-cultural diversity of India. तो yes, large geographical size इंडिया का 7th largest country है in terms of land mass, और socio-cultural diversity जो है वो किसी भी country से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा, the federal system of India prioritize national unity over regional autonomy. The federal system of India prioritize national unity over रीजनल ऑटोनॉमी। हाँ, फेडरल सिस्टम कहाँ से, नहीं फेडरल सिस्टम नहीं है, फेडरल सिस्टम ये तो यूनिटरी सिस्टम है। यूनिटरी सिस्टम जो है इंडिया का दैट प्रायोरिटाइजेस यूनिटरी ओवर रीजनल ऑटोनॉमी। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही पूछ रहा है, तो 6 का ऑप्शन नंबर 1 इज 110% करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट 2 गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेडरल सिस्टम
इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फेडरल सिस्टम के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज दी गई है, तो ये इजी है, तो इसके लिए मैं टाइम नहीं दे रहा। द टर्म फेडरेशन इज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गलत हो गया, इंडिया में कहीं भी फेडरेशन वर्ड मेंशन ही नहीं है, तो डिफिनेशन तो दूर की बात है। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्स इंडिया टू बी यूनियन ऑफ स्टेट्स एम्फसाइजिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस। क्या ये स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लिसिटली डिफाइन करता है क्या? तो यस, 110%, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इट इज एक्सप्लिसिटली रिटन। ये जानबूझकर किया गया था ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी ऐसा फेडरल और यूनिटरी के बीच में डिस्प्यूट रहे ही ना, तो ये जानबूझकर जो है वो आर्टिकल 1 में इस तरह की बातें जो है वो लिख दी गई थी। सो दैट्स व्हाई आर्टिकल ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट, ये सही नहीं है, ये तो सही नहीं है। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये दिस इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। Which of the following best describes the Indian federal system? Indian federal system is like Canadian model। अच्छा आप लोग पढ़िए, अब पढ़िए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। चूंकि क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजी हैं, जो पढ़े हैं जिन स्टूडेंट्स ने, तो उनके लिए बहुत इजी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय इस पर जो है नहीं ले रहा। जो कंसेप्चुअल रहेगा उस पर मैं बात करूंगा आगे, ठीक है। तो which of the following best describes the Indian federal system? तो Indian federal system is like Canadian model by emphasizing a strong central authority। ठीक है, देखते हैं आगे। The Indian federal system resembling a American model by promoting decentralized governance structure with states enjoying substantial autonomy। बिल्कुल गलत। और the Indian federal system is like the American model by favoring a confederal approach where states retain significant sovereign powers। स्टेट के पास तो कोई सोवरेनिटी है ही नहीं, स्टेट्स के पास कोई भी कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है ही नहीं। हमारे बैच में हमने ऑलरेडी जो है ये चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई हैं, जो स्टूडेंट्स है वो रिलेट कर पा रहे हैं कि हमारे कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है ही नहीं स्टेट्स की, तो कैसे यहाँ पर जो है वो सोवरेनिटी की बात हो सकती है। स्टेटमेंट सी इज डेफिनेटली रॉन्ग, बी भी रॉन्ग है। देखते हैं डी क्या कहता है। इंडियन फेडरल सिस्टम इज इंस्पायर्ड बाय बोथ कैनेडियन एंड अमेरिकन मॉडल्स बाय बैलेंसिंग सेंट्रल अथॉरिटी विद स्टेट्स अथॉरिटी। ये भी बकवास है। कैनेडियन मॉडल से इंडियन का फेडरल सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है, कैनेडियन मॉडल से इंस्पायर्ड है, लेकिन अमेरिकन मॉडल से बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं है। ठीक है, तो इंडियन फेडरल सिस्टम इज लाइक ए कैनेडियन मॉडल emphasizing strong central authority। 110% this is correct। तो answer A, statement number A is the best description of the Indian federal system। ठीक है। Now question number 9, which of the following committees formulates the scheme for constituent assembly which satisfies the Muslim League। ठीक है, तो कौन सी कमिटी जो है वो बेसिकली बनाई गई थी, बेसिकली which of the following committee formulated the scheme for the constituent assembly which satisfied the Muslim League। तो कौन सी कमेटी जो है वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बनाई गई थी 1945 को, याद कीजिए आप लोग। तो ऑब्वियसली बता दिया मैंने ऑलरेडी, 1949 कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन जो है वो उसमें बेसिकली एक मुस्लिम लीग को थोड़ा सा अपीस करने के लिए कैबिनेट मिशन जैसा आइडिया जो है वो बनाया गया था, पर बाद में जाके प्रॉब्लम जो है वो हुई थी, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, पॉलिटी का पार्ट नहीं है। रिगार्डिंग द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, इंडियन के बात है, ठीक है, ध्यान से दीजिए। इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पर जनरलाइज नहीं पूछा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अच्छा आप लोग पढ़िए, रीड द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स पढ़ने में समय ज़ाया होता है, तो आप लोग एक बार स्टेटमेंट्स खुद से पढ़िए, ठीक है। और यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान देना है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो Indian Constitution the Constitution of India provides for an indirect democracy where representatives elected by the people exercise the supreme power। क्या इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है? ऑब्वियसली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुनते हैं, ना कि हम जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। तो दिस इज 110% करेक्ट। The Indian democracy, the executive is responsible to the legislature and for all its policies and actions। 110% करेक्ट। एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने को नहीं मिलता है, जस्ट लाइक दी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो बोथ 1 और 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, अच्छा खत्म हो गया। 10 क्वेश्चंस जो है हमने किए थे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से कितने सवाल जो है आपकी सही हुई। 110% 100% सवाल में से कितने सवाल जो है वो आपके सही हुए। ठीक है, तो विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन। तो ये सेशन जो है
वो दूसरा सेशन था पॉलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। पहला सेशन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखा है, तो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।